बढ़ते आगे इसी के साथ अगली खबर का रब करते हैं। वेंस का पाकिस्तान दौरा टाल दिया गया है। डील के लिए जाने वाले थे पाक वेंस, लेकिन ईरान से नहीं मिला कोई इशारा, इसलिए व्हाइट हाउस में चली लंबी बैठक। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। जेडी वेंस अब पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जा रही हैं। ये पूरा फैसला टाल दिया गया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ये वाज़ेह किया गया है कि कोई वफ्द फिलहाल नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में एक लंबी बैठक चली, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। जेडी वेंस अब पाकिस्तान के दौरे पर फिलहाल नहीं जा रही हैं। रीजन बताया गया है कि पाकिस्तान ईरान की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला बातचीत का, इसलिए यह कदम उठाया गया। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। पंकज श्रीवास्तव साहब फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुलाकात नहीं हो रही है, सीजफायर हो गया है, भरोसा गायब है। क्या आपको अंदेशा जाहिर हो रहा है कि सीजफायर मुकम्मल रहेगा यहाँ? देखिए, मेरा मानना है कि एक तरफ जो सीज फायर का एक्सटेंशन किया, कितने दिन तक चलेगा ये इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। ईरान पे जो एयर से और जो मिसाइल से अटैक हो रहे थे वो बंद हो गए, लेकिन जहां ब्लॉकेड लगा हुआ है, ब्लॉकेड से ईरान को एक अलग तरीके की तकलीफ है। तमाम तरीके के रसद, तमाम तरीके के आइटम उसके पास नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें कि ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो वॉर वेजिंग मशीनरी के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी कहीं ना कहीं स्टक है। तो एक तरफ तो आप एयर से हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनको ऐसी चोट दे रहे हैं जिससे कि ईरान से हमला रहा है। तो ये भी एक्ट ऑफ वॉर है। अगर आप कोई इंटरनेशनल वाटर में ब्लॉकेड लगाते हैं तो वो भी लड़ाई का ही है। तो आपने लड़ाई की एक विधा जिसमें ग्राउंड फोर्सेस और एयर का तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नेवी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सीज फायर नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीज फायर तो आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जब ब्लॉकेड लगा हुआ तो वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपने बनाया नहीं। और अमेरिका ने, देखिए, जब ये सीज फायर के लिए तैयार हुआ तो मेरा मानना है कि ईरान को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए था। उनको भी अपना प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कि गालिबाफ शामिल थे, उनको पाकिस्तान भेजते तो शायद कुछ और बात निकलती। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे, एक हफ्ते के अंदर इतनी जल्दी जल्दी बातें करना, वो भी उसी टीम के साथ, वही जेडी वैंस, वही उनकी टीम ईरान की। तो एक बार जो स्टैंड ऑफ हो रखा था उसको इतनी जल्दी पाटा नहीं जा सकता है, ये मेरा मानना है। तो लिहाजा कुछ समय जरूर लेना चाहिए था, जिससे कि एक ऐसा मसौदा तैयार कर सके जिसमें एग्रीमेंट हो सके, जिसे ईरान को भी मान्य हो और अमेरिका को भी मान्य हो। ये तो एक तरीके का डेस्परेशन दिखा रहा है अमेरिका के प्रति कि अमेरिका युद्ध में बना भी रहना चाहता है और विश्व को एक फेस दिखाना चाहता है कि वो पीस और टॉक के लिए हमेशा तैयार रहता है। और साथ में जहां पाकिस्तान पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो रहा था, उसको इस मीडिएशन का कोई फायदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि सारे लोगों ने बोला कि पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता करा सके या मीडिएटर का रोल प्ले कर सके। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसका क्रेडिट दिया कि जो सीज फायर आगे उन्होंने एक्सटेंड किया है। तो ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट पाकिस्तान के इस तरीके की बात की गई, तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिट दिया है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का मोस्ट फेवर्ड नेशन रहा है, चाहे वो हथियार की सप्लाई हो, चाहे टेररिज्म का मामला हो, चाहे सपोर्ट है, चाहे उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो। हर तरीके से अमेरिका टाइम टू टाइम 1947 से लेकर आज तक उनकी मदद करता रहा है। और आज की डेट में जब आसिम मुनीर उनके फेवरेट जनरल बने हुए हैं, तो अमेरिका ने उनको भी एक शाबाशी दी है। तो कहने का मतलब ये कि ईरान को कैसे मनाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत तो ईरान के जो है अस्तित्व, ईरान के जो पॉइंट ऑफ व्यू, उसको कोई सुन नहीं रहा। आप तमाम तरीके के मीडिएशन करेंगे, लेकिन जब तक आप ब्लॉकेड हटाएंगे नहीं, आप उनको एक सॉवरेन नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं करने देना चाहते, तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। और ईरान ने बार बार बोला कि हम उन्हें शॉर्ट टर्म पीस टॉक या शॉर्ट टर्म सीज फायर चाहिए नहीं, वो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं कि हर 6 महीने पे आप ईरान पे स्ट्राइक ना करें, हर 6 महीने में किसी तरीके की युद्ध की आशंका ना बने। तो क्या मसले हो सकते हैं जिसपे एग्रीमेंट हो सकता है? कई लोगों ने इसमें अपने दिमाग लगाए हुए हैं। ईरान देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल देगा, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। बेशक अमेरिका भी प्ले अप करे, क्योंकि जो 48 साल का मिसट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं प्ले अप कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला, अमेरिका अपने मिलिट्री वेसेस, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम स्पीड बोट उस इलाके में भेजेगा, इलाके को डोमिनेट करेगा, तमाम
जो सर्वेलेंस की डिवाइसेस है उसको धीरे धीरे नेस्तनाबूद करेगा और अपना डोमिनेशन बनाएगा। और एक बार इस तरीके का डोमिनेशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने एस्टेब्लिश कर लिया, फिर ईरान उसको काउंटर नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो उस पर अपनी पकड़ पकड़ाए रखना चाहता है, और इसी वजह से आज की डेट में बार बार अमेरिका को ईरान बाध्य करता है कि आप टॉक टेबल पे आए। वजह सिर्फ एक है, अमेरिका इतना सिंपैथेटिक नहीं है ईरान को लेके। वो कहता है कि अगर पीस टॉक हो जाएगी तो एक बड़ा ब्राइटर फ्यूचर होगा, एक डिफरेंट तरीके का ईरान होगा, ईरान के लोगों की वो प्रशंसा करते हैं। ये सब दिखावा है, अमेरिका का भुलावा है, इसको समझना पड़ेगा। वो तमाम तरीके की अब एक बड़ा ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, और साथ में एक फ्यूचर रोड मैप उन्होंने ईरान के लिए ड्रॉ किया है। कैसे ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, इस बार ना सही, आगे आने वाले 4-5-10 साल में, उसके बाद किस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपना कब्जा या डोमिनेशन करेंगे, कैसे कैसे रीअलाइनमेंट होगा मिलिट्री बेसिस का, कितने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, किस तरीके से मिडिल ईस्ट को सिक्योर करेंगे, तमाम प्लान है जो ईरान के अगेंस्ट अमेरिका बना रहा है। तो इस पे धीरे धीरे अमल होगा, लेकिन मेन बात है कि ईरान को किन मुद्दों पे अमेरिका तैयार करे, यहाँ पे पेंच फंसा, और ईरान को एक क्लियर कट अपना विजन देना पड़ेगा कि वो किन कंडीशन पे अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, लेकिन जो मोटी मोटी जो 10 शर्तें रखी गई थी, जिसमें से एक मेन शर्त, एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट वाली शर्त थी, और दूसरी यहाँ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी ब्लैकेज लगाए गए हैं उसको लेकर ईरान की दो मोटी मोटी शर्तें थी। इसके बिना ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता है, ये ईरान की तरफ से अब तक क्लियर किया गया है। पंकज श्रीवास्तव साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। क्रेडिट पाकिस्तान को दिया है ट्रंप ने, पाकिस्तान हीरो बना है इन तमाम चीजों के बीच में, विलन आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? ट्रंप ने, कहते हैं बड़ा दिल दिखाते हुए, हमने सीज फायर कर दिया। देखिए शबनम जी, पाकिस्तान को जबरदस्ती का हीरो बनाया जा रहा है। जिस तरह से आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े स्टार्स के जो स्टार किड्स होते हैं, इन्हें जबरदस्ती हीरो बनाया जाता है। कई लोग तो 20-20, 25-25 साल स्क्रीन पर रहने के बावजूद भी ढंग से एक्टिंग नहीं सीख पाते। यही हाल पाकिस्तान का है। अमेरिका पाकिस्तान को जबरदस्ती हीरो इसलिए बना रहा है, जो अभी सर ने बोला कि उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका के। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान में अमेरिका अपना बेस बना करके चीन और भारत पर एक तरफ नजर रखना चाहता है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया पर नजर रखना चाहता है, क्योंकि यहां पर इसका कोई बेस नहीं है। अफगानिस्तान में था एक बेस, आप देख लीजिए अफगानिस्तान से अमेरिका को रातों रात छोड़ के भागना पड़ा। पाकिस्तान को इसलिए हीरो बनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी माली हालत इतनी खराब है कि वो आवाज नहीं उठा सकते। वो सिर्फ कठपुतली बना रहेगा पाकिस्तान का, अमेरिका का, जैसा कि पहले भी 70-80 के दशक में, 60 और 50 के दशक में अमेरिका का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा था। वो इंडिया और चाइना को चेक करने के लिए यहां पर अपना एक बेस बनाना चाहते हैं। इस पूरी कहानी में जहां तक आपने विलन के सवाल पूछा है, तो विलन तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही लग रहा है, क्योंकि इस जंग की शुरुआत भी अमेरिका ने की। दरअसल अमेरिका ये चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से करीब 25 से 30% का वर्ल्ड ट्रेड होता है, इस पर अमेरिका अपना एक कब्जा चाहता है। वो ये चाहता है कि यहां से वही शिप्स गुजरे जो अमेरिका की शर्तों को माने, मतलब अमेरिका के एलाइज के साथ अलावा वो देश, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना, मिडिल ईस्ट से लेकर के माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ तक आने का एक बड़ा ही अच्छा रास्ता है। ये बहुत महफूज रास्ता है। इस पर अपना कब्जा जमा करके अमेरिका ये करना चाहता है कि जो देश अमेरिका की मुखालफत करें, खासकर देखिए ईरान से जो है वो सबसे बड़े मात्रा में जो तेल ले रहा है आज भी, वो चीन है। तो चीन को एक चेकमेट देने के लिए हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ये अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है। जिस तरह से आपको पता होगा कि चीन जो है ईरान और वेनेजुएला से सस्ता तेल लिया करता था, तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति माडुरो है उन्हें तो अपने कब्जे में ले लिया, उसने अमेरिका ने कैद में डाल दिया और अपना एक पिट्ठू वहां बैठा दिया। वही काम अमेरिका चाहता है कि ईरान में किया जाए। इससे होगा ये कि चीन जो सस्ता तेल ले रहा था इन दोनों देशों से, वो तेल जब बंद हो जाएगा तो वर्ल्ड मार्केट से चीन को तेल लेना होगा महंगे दामों पर। उससे चीन के प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हाइक होगा। वो जब बढ़ेगी तो उसके महंगे सामान, चीन को महंगे सामान वर्ल्ड मार्केट में बेचने में मुश्किल होगी। तो ये एक एंगल है। और दूसरा एंगल ये है कि अमेरिका किसी भी, देखिए अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति दोबारा बने थे, उन्होंने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसके लिए वो हर तरह के साम दाम दंड भेद की नीतियों का पालन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी देश। और अमेरिका आज से ऐसा नहीं कर रहा है। ये तो जो ट्रंप है, ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि
शांति वार्ता जब चलती है तो भी कुछ कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं कि शांति वार्ता फिर से वापस बैक टू स्क्वायर वन पर आ जाती है। ऐसा कोई भी बड़ा स्टेट्समैन नहीं करता, जबकि ट्रंप है, ट्रंप को कुछ भी मतलब सोच समझ के बोलने की आदत उन्हें शुरू से ही नहीं रही है। पिछले टर्म में भी उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जहां पर कि दुनिया ने देखा था कि कितने मतलब बदजुबान किस्म के ये राष्ट्रपति हैं। तो ये जो पीस टॉक्स की आप बात कर रही हैं, ये उधर इजराइल जो है वो चाहता है कि जो हिजबुल्लाह है वो पूरी तरह खत्म हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है ईरान। इधर यमन में हुतियों को सपोर्ट कर रहा है और उधर बेरूत में उसे कर रहा है, हिजबुल्लाह को कर रहा है। ये दोनों आतंकी संगठन जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर ईरान अपना सपोर्ट इसलिए देता है, हथियार ट्रेनिंग इसलिए देता है क्योंकि वो एक एक्सेस ऑफ पावर गल्फ रीजन में बनाना चाहता है। क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब उसका दुश्मन बैठा है, दूसरी तरफ तुर्की जो है वो मुस्लिम देशों का सरबराह बनना चाहता है। ये दोनों सुन्नी देश हैं और इकलौता देश शिया जो है ये ईरान है। और ईरान के पास देखिए मिलिट्री माइट इस समय इतनी है कि भले ही वो अमेरिका को जीत ना सके, लेकिन अपने देश की रक्षा करने में पूरी तरह मुकम्मल है। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान। इसके लिए किसी भी हद तक ईरान जाने को तैयार है। और वही दूसरी तरफ ये भी बात है कि ईरान गालिबाफ ने बोला है कि हम धमकियों के साए में शांति वार्ता नहीं करना चाहते। ईरान ने देखिए हमला नहीं किया था, हमला किया था अमेरिका ने। और अमेरिका ने किसके दबाव में किया था? वो सऊदी अरब के दबाव में हमला किया था। तो ये जंग जो है अभी जिस मुहाने पर खड़ी है, एक तरफ अमेरिका ट्रंप की बदजुबानी, दूसरी तरफ ईरान से भी हमें अलग अलग तरह के बयान आते मिल रहे हैं। एक तरफ एक पक्ष ये बोल रहा है कि हम बातचीत में बैठेंगे नहीं, दूसरा पक्ष बोल रहा है कि नहीं, बातचीत की प्रक्रिया जारी होनी चाहिए। गालिबाफ बोल रहा है कि धमकियों के बीच में हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो है ना, अभी कौन सा सेक्ट जो है, कौन सा पावर क्लिक जो है वो ईरान में पावरफुल है, ये भी बता पाना मुश्किल है। ईरान में लग रहा है एक राय शुमारी है वो नहीं बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं से भी कोई शांति वार्ता होती नहीं नजर आ रही है। अमेरिका पाकिस्तान को कितना भी हीरो बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये वार्ता भी एक जो जितनी जानकारी हम पत्रकारों को है उसके हिसाब से ये जो वार्ता ये भी विफल होगी और पाकिस्तान दोबारा से एक फेल्ड स्टेट साबित होगा वर्ल्ड सिनेरियो में उभरने की जगह पर। ठीक है सर। मेरा सवाल यहाँ पर ब्रिगेडियर शरदिंदु सर आपसे है, आपको क्या लगता है कितना लंबा ये सीज फायर होगा? और हम ये भी देख रहे हैं कि सीज फायर था तभी तो हॉर्मुज के अंदर अमेरिका के जरिए जो एक ईरानी जो शिप था उसे हाईजैक कर लिया गया था, गोलियां भी बरस रही है। सीज फायर है, उस वक्त भी था और अब भी है। आपको लगता है तनाव कम होगा क्या? देखिए, जब तक सीज फायर के साथ साथ आप बात के लिए नहीं बैठेंगे, बातचीत का दौर नहीं शुरू होगा, तब तक ये तनाव बना रहेगा। और इस बार जो बातचीत का दौर शुरू होगा वो पिछले बार से बेहतर होगा, ऐसा मानना है। क्योंकि कई सहमति पहले राउंड के टॉक में हो गई थी। कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और यूरेनियम इन्रिचमेंट में बहुत कॉन्क्रीट स्टेप नहीं हुआ। और जो साइमल्टेनियस एक्शन होना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना और ब्लॉकेड हटाना, इसको भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो आपने सैंक्शन लगा रखा है ईरान पे, उसको और एसेट फ्रीज के में इनको आप बड़े आसानी से लागू कर सकते हैं इन अ टाइम बाउंड मैनर। इन सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। टेंशन तभी खत्म होगा जब आप ब्लॉकेड हटाएंगे, क्योंकि आज की डेट में सहज स्थिति ईरान की नहीं है। आपने ईरान में डिस्ट्रक्शन किया, तमाम तबाही मचाई, उनकी लीडरशिप एलिमिनेट की, IRGC को टेंट दिया, ब्लॉकेड लगाया, एसेंशियल आइटम की स्कैरसिटी हुई। आज की डेट में वहां के आवाम के पास कुछ बचा नहीं है सिर्फ राष्ट्रीय हित के लिए। वो राष्ट्रभक्ति के लिए 2.5 करोड़ लोग स्ट्रीट पे आते हैं, कहते हैं कि वो लड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरीके का जिस देश में मादा होगा वो डेफिनेटली युद्ध को लंबे समय तक लड़ने की क्षमता रखता है। और साथ में जब IRGC की कमांड डिसेंट्रलाइज है, आपका डोमेस्टिक मिलिट्री प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसमें ड्रोन और मिसाइल्स को आपने डिसेंट्रलाइज करके लोकल कस्बे और तहसीलों तक पहुंचा रखा, जहां पे लोकल कमांडर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस तरीके की आपने व्यू रचना की, इस तरीके का आपका नेटवर्किंग है और साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना और रशिया से मिल रही है, तो आपने तमाम उन टारगेट को आप इंगेज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि ये नौबत ना आए। टॉक की मियाद जल्दी से जल्दी आप फिक्स करिए, जिससे कि वो बातचीत हो सके।
दोनों देश एग्री हैं बात करने के लिए। सिर्फ जो टॉक से पहले इस तरीके के विशिएटिंग स्टेटमेंट आते हैं जिसमें बोलते हैं हर एक ब्रिज को तोड़ देंगे, आपके तमाम ऑयल रिफाइनरी को ध्वस्त कर देंगे, जब आप इस तरीके की बात टॉक से पहले करेंगे तो नेचुरली ईरान भी रिएक्ट करेगा। ईरान भी बोलेगा कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, दबाव के में हम वो किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे। और इसका टारगेट कौन हो रहा है? अमेरिका के मिलिट्री बेसिस तो हो रही, साथ में जीसीसी के कंट्री जो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं उसको ईरान ने अपने टारगेट पे लिया, तो उनको बहुत क्षति हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। और साथ में लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ गैस, एलपीजी, इसका जो नुकसान विश्व में हो रहा है, ये नेचुरल संपदा है, इसका नुकसान किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इसको समझना पड़ेगा। और ईरान अपने स्टैंड को थोड़ा सॉफ्टन करे। आईआरजीसी लड़ता है, लड़ता रहेगा, ये बात है, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको बातचीत के लिए आगे आना चाहिए और साथ में एक कंडीशन रखिए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे और आप ब्लॉकेड हटाइए और उसके बाद आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो इतनी प्री कंडीशन अगर मीट आउट हो जाती है तो विश्व के लिए भी ठीक होगा और टॉक को प्रोग्रेस करने में भी आसानी होगी। और जहां तक यूरेनियम एनरिचमेंट का सवाल है, कोई कंट्री अपने एनरिच्ड यूरेनियम को ना तो अमेरिका को सौंपेगा, ना रशिया को सौंपेगा, ना ही किसी थर्ड कंट्री को सौंपेगा। ये उसकी संपदा, उसने एनरिच किया है, वो उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहता है, ये उसका राइट है। और आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको शक्ति दीजिए, जिससे वो टाइम टू टाइम अपने जो रेगुलेटिंग पैरामीटर्स हैं उसको इंपोज कर सके, जिसमें कि आईएईए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उसको एम्पावर करिए। और ईरान के जितने न्यूक्लियर फैसिलिटी उसका इंस्पेक्शन कराइए, उसका न्यूक्लियर का जो यूज है पीसफुल पर्पसेस के लिए उसके लिए कराइए। इन सारी चीजों को करने से एक देखिए एक एनवायरमेंट बनेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण, जिससे कि टॉक आगे हो सकती है। जब आप ही सारी चीजों के थानेदार बन जाएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और अभी रिसेंटली तो आपने बे ऑफ बंगाल तक के इलाके में आपने ईरान के वेसल्स को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया है। तो आप ये धड़धड़ सिर्फ अरेबियन सी तक आपने ब्लॉकेट नहीं लगाया, इंटरनेशनल वाटर कहीं भी हो आप किसी भी वेसल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये ईरान का शिप है और इसमें ईरान इलीगल तरीके से इसको ट्रांसशिपमेंट कर रहा है। तो किस लेवल तक आप चले जाएंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप एरिया को लिमिट करिए, एम को लिमिट करिए और जो बात का है एनवायरमेंट उसको सुनिश्चित करिए। अमेरिका आज की डेट में अनकंट्रोल्ड हो रखा है, किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को मानता नहीं, किसी भी देश की सलाह सुनता नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान को पकड़ रखा, उसको डिक्टेशन देता और पाकिस्तान उनके मन माफी काम करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात पूरा फंसा हुआ है। ईरान एक बहुत ही समझदार देश है, उनकी लीडरशिप आज की डेट में डायलॉग डिप्लोमेसी को प्रेफर करती है। आईआरजीसी उनका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो कि चाहिए देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप से या फिर आपके जो धार्मिक नेता है मुस्तफा खमेनी, उनके अंडर आईआरजीसी आता है और ये आज की डेट में देश को एक रखने में कामयाब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल ईरान चाहता है उसको इंटैक्ट रखा, अदरवाइज ये तो बिखर जाता देश। अमेरिका ने इसके 10 टुकड़े कर देने थे, पूरी तबाही मचा देनी थी, हर तरीके का इंग्रेशन कर देना था। आज की डेट में ईरान अगर इंटैक्ट है तो अपने नागरिकों से, पॉलिटिकल लीडर और उनके जो मिलिट्री का जो कमांड स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, तो ईरान आज की डेट में स्ट्रांग फुटिंग पे है। पूरा विश्व के तमाम कंट्रीज उनके साथ हैं, अमेरिका के साथ पाकिस्तान, इजराइल के अलावा कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इवन जो 4 कंट्री जो मीडिएशन वाले हैं जिसमें इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और टर्की है, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इस पे खड़े हुए नजर नहीं आते। और ये 3 कंट्री तो बिल्कुल बैक सीट हो रखे हैं। क्यों पाकिस्तान ही क्यों फोरफ्रंट पे आ रहा है? वो 4 कंट्री वो भी इसकी मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि अमेरिका अपने मतलब की बात कर रहा है और उसको एक कठपुतली चाहिए जो पाकिस्तान है। ये सब जी। मेरे सवाल यहाँ पर पंकज श्रीवास्तव साहब आपसे है, कल तक जब सीज फायर की खबरें थी कि आज शांति वार्ता के लिए पहुंच सकता है डेलीगेशन, और शाम तक जब ये डेलीगेशन नहीं पहुंचा, ना अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा ना ईरान डेलीगेशन पहुंचा, उससे पहले ट्रंप कह रहे थे कि आज ये आखिरी मौका है ईरान के पास, बातचीत कर लो नहीं तो बहुत बड़ा अटैक हम करेंगे। फिर क्या हुआ? ट्रंप साहब ने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया। इस बात से शबनम जी आपने खुद से बता दिया कि अमेरिका कितना लालायित है शांति वार्ता के लिए। देखिए, युद्ध एक ऐसी चीज होती है कि आप एक जंगली शेर के पीठ पर बैठना चाहते हैं, आप अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के साथ बैठ तो जाते हैं उसकी पीठ पर, लेकिन उसके बाद जब आप बैठ जाते हैं शेर की पीठ पर, तब आगे शेर मालिक होता है, आप मालिक नहीं होते। यानी युद्ध आप शुरू कर सकते हैं लेकिन युद्ध से बाहर निकलना आपके बस की बात नहीं होती। फिर बहुत सारी चीजें आपके ओपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब यहां जो ईरान है, ईरान ने सबसे पहले बोल दिया था
कि भाई हम धमकी के साए में बातचीत नहीं करेंगे, और उन्होंने अपना कोई डेलीगेशन भेजा ही नहीं। जेडी वेंस आने को तैयार बैठे हुए थे, लेकिन जब जेडी वेंस को ये पता चला कि हमें इजराइल ईरान से कोई भी पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा शांति वार्ता के लिए, तो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। और फिर ट्रंप ने धमकी दी। ट्रंप ने धमकी इसलिए दी कि ईरान के ऊपर दबाव बना सके कि आप बातचीत के लिए आ जाइए, वरना हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे। ईरान जो है इस समय डू और डाई वाली कंडीशन में बैठा हुआ है कि वो अमेरिका को एक तरह से चुनौती दे रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम बातचीत तुम्हारी शर्तों पर नहीं करेंगे, जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बातचीत होगी। ठीक है, अब उस वजह से फिर ट्रंप फिर बैकफायर कर गई, ये बात ट्रंप की बात उन्हें बैकफायर कर गई। अब ट्रंप ने क्या किया, अपने आप ही सीज फायर कर दिया। इस समय ट्रंप जो है बहुत उतावले हो गए हैं अब खुद को इस युद्ध से निकालने के लिए, क्योंकि देखिए दुनिया के दूसरे मुद्दे भी हैं। ट्रंप का जो थिंक टैंक है वो पता नहीं उन्हें क्या सलाह दे रहा है कि ट्रंप, या फिर उसकी सलाह ट्रंप मान नहीं रहे हैं। वरना किसी भी स्टेट्समैन की तरफ से ऐसा कभी नहीं होता कि अचानक युद्ध शुरू हुआ और अचानक उससे ही जीती हुई पार्टी का सीज फायर बोलती है। आप खुद देखिए ना, अगर ट्रंप वाकई जीत रहे हैं इस युद्ध में, तो वो सीज फायर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सीज फायर तो अमेरिका, ये ईरान को बोलना चाहिए, सफेद झंडा लेके उसे लहराना चाहिए, लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा। ईरान अभी इस समय मारने के मूड में तैयार है कि अगर शांति वार्ता होगी तो रैशनल होगी, अगर नहीं होगी तो हम और मिसाइल हमले करने के लिए तैयार है, तुम आओ हमला करो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ब्लॉकेड तैयार हो जाएगा, और इससे पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है, जो कि 25 से 30% वर्ल्ड ट्रेड इधर से होता है, ये प्रभावित होगा। तेल के दाम बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में जो पहले से महंगाई है, कोरोना के बाद से देखिए महंगाई रुकी नहीं है, अभी तक महंगाई आगे बढ़ती जा रही है, वो महंगाई और बढ़ेगी। और हो सकता है कि जो ईरान के आसपास के कुछ देश हैं जहां पर जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया, लीबिया खैर अफ्रीका में, बट फिर भी इजिप्ट हो गया, ये सारे देश जो है ये ईरान की जद में आते एक तरह से। और अगर यहाँ पर इनकी हालत पहले से ही खराब है, अगर ये ब्लॉकेड चलता है और फिर चीजों के दाम और महंगे होते हैं, तो इन देशों में भुखमरी की हालत, खासकर सीरिया और इराक, हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इसलिए सीज फायर कोई एक मुस्तकिल हल नहीं है, बातचीत की टेबल पर आना होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा इतनी तबाही के बाद। और जो वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस पैदा हुआ है, आगे ऐसा ना हो, पेट्रोल डीजल को लेकर, एनर्जी को लेकर हम देख रहे हैं, ऐसा ना हो, उसके लिए कोई एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। लेकिन वो कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।